हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस विद राहुल चैनल में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग प्राचीन इतिहास के जितने भी स्रोत हैं वे सब हम लोग पढ़ चुके थे। और पहले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि इतिहास क्या है, इतिहास का सिलेबस क्या है, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना था वो था प्राचीन भारत का इतिहास का स्रोत। पहला टॉपिक क्या पढ़ना था? प्राचीन इतिहास का स्रोत। अब स्रोत क्या होता है, स्रोत में कितने तरह के स्रोत होता है और क्या क्या स्रोत होता है, ये सब हम लोग 8-10 वीडियो में पीछे पढ़ चुके हैं। और दूसरा टॉपिक जो था हम लोग का वो था पाषाण काल। दूसरा जो टॉपिक था सिलेबस का वो क्या था? पाषाण काल। और तीसरा क्या था? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा काल। तो पहला टॉपिक जो था हम लोग का प्राचीन इतिहास का स्रोत, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और दूसरा जो टॉपिक है पाषाण काल, ये आज का वीडियो में आपको शुरू होगा। तो पाषाण काल क्या है, पाषाण काल में क्या पढ़ना है, पाषाण काल को कितने भाग में विभाजित करते हैं, सब आज जानेंगे। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं, पाषाण काल। अब पाषाण काल है क्या? देखिए, जब भारत में मानव का उत्पत्ति हुआ तो मानव एक इतना बुद्धिजीवी नहीं हो गया जितना आज है। मानव के पास शुरू में इतना ज्ञान नहीं था जितना ज्ञान आज है। शुरुआती मनुष्य थोड़ा सा अलग था। अब कैसे अलग था वही हम लोग को पढ़ना है पाषाण काल में। पाषाण काल पाषाण मतलब पत्थर। इस समय पाषाण काल में जो मनुष्य है ज़्यादातर जो औजार था पत्थर का औजार का यूज करता था, प्रयोग करता था, इसलिए इस पूरे समय को पाषाण काल कहा जाता है। अभी जैसे हम लोग औजार के रूप में लोहा का औजार का यूज करते हैं, चांदी का, तांबा का, सोना का, कहीं कहीं औजार होता है सबका। तो जैसे हम लोग अभी इस तरह के धातु का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार से पाषाण काल में जो मनुष्य था हथियार के रूप में, औजार के रूप में पत्थर का यूज करता था, इसलिए उस समय के काल को ही पाषाण काल कहा जाता है। लेकिन हम लोग जितने बुद्धिजीवी हैं, हम लोग जितने ज्ञानी हैं, पहले का मनुष्य इतना ज्ञानी नहीं था। तो पाषाण काल में मनुष्य कैसा था, पाषाण काल को पढ़ते कैसे हैं? तो पाषाण काल को हम लोग 3 भाग में बांट कर पढ़ते हैं। पाषाण काल को 3 भाग में कौन कौन बांटते हैं? तो पाषाण काल का पहला भाग है आपको पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा है आपको मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। तो हम लोग पाषाण काल को यानी कि जो पत्थर का युग है, स्टोन एज है, इसको इंग्लिश में हम लोग स्टोन एज बोलते हैं। तो जो भारत में स्टोन एज पढ़ना है 3 खंड में विभाजित करके आपको पढ़ना है। एक आपको पढ़ना है पूरा पाषाण काल, एक पढ़ना है मध्य पाषाण काल और एक पढ़ना है नव पाषाण काल। तो कभी न कभी तो ज़रूर नव पाषाण काल चला होगा, कभी न कभी तो मध्य पाषाण काल चला होगा, कभी न कभी तो आपको पूरा पाषाण काल चला होगा। तो कभी न कभी के जगह पे हम लोग यहाँ पे उसका अवधि लिखेंगे कि कब से कब तक पूरा पाषाण चला, कब से कब तक नव पाषाण चला, कब से कब तक आपको मध्य पाषाण चला। तो भारत में जब मानव की उत्पत्ति हुआ, जब मनुष्य का शुरुआत हुआ, यहाँ पे जब मनुष्य रहने लगा, शुरुआती समय में जब हथियार का यूज करने लगा, यानी कि जब भारत में मानव का प्रारंभ हुआ, प्रारंभ, तो प्रारंभ से लेकर 10,000 BC तक का जो समय है उसे ही पूरा पाषाण काल कहा गया। अगर BC, AD, CE, BCE, ईसा पूर्व, ईसवी, ये सब नहीं समझ में आता है तो पिछले वीडियो में सब समझाया गया है। पहले आप लोग पीछे का वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ही ये वीडियो देखिएगा। तो जब शुरुआती मनुष्य यहाँ पे आया भारत में, तो भारत में मनुष्य के प्रारंभ से लेकर 10,000 BC तक का जो समय है इसे ही क्या कहते हैं? पूरा पाषाण काल कहते हैं। और मनुष्य का प्रारंभ कब हुआ, कोई तो तिथि होगा, तो यहाँ पे प्रारंभ के जगह पे आप 25 लाख ईसा पूर्व लिख सकते हैं। यानी कि भारत में 25 लाख BC से लेकर 10,000 BC तक का जो समय है इसे ही क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण काल कहा जाता है। ऐसे ही आपको मध्य पाषाण काल कब से कब तक? तो 10,000 BC से 10,000 BC से लेकर 5500 BC तक का जो समय है इसे मध्य पाषाण काल कहा जाता है। मध्य पाषाण काल
इसके बाद आपको है नवपाषाण काल। 5500 बीसी से लेकर लगभग में 3000 बीसी तक का जो अवधि है इसे ही क्या कहते हैं, नवपाषाण काल। अब अलग अलग पुस्तक में आपको ये तिथि जो अवधि जो है अलग अलग मिलेगा, क्योंकि इसका निर्धारण इतिहासकार अपने अपने मत के अनुसार किया करते हैं, सबका अपना अपना मत होता है। तो मेरे पास जो बुक है उसमें आपको यही तिथि दिया हुआ है। इस तिथि का कोई उतना महत्व नहीं है, पाषाण काल में उस तिथि का उतना अवधि का महत्व नहीं है, बस यहाँ पे आपको समझ विकसित करने के लिए अवधि बताया जाता है। तो अगर इसमें आपको दूसरे बुक में अलग भी है तो कोई चिंता की बात नहीं है। कहीं पे आपको 9000 बीसी भी रहता है, 5500 न देकर 6000 बीसी भी रहता है, 10000 न देकर 12000 बीसी भी रहता है, तो अलग अलग होगा तो आपको कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन समझ विकसित करने के लिए यहाँ पे सिर्फ अवधि दिया जाता है। तो भारत में जो पाषाण काल है, जो स्टोन एज है, इसे हम लोग 3 भाग में बांट कर पढ़ते हैं। और 3 भाग में ही क्यों बांटते हैं, क्योंकि पूरा पाषाण काल में मनुष्य कुछ अलग था, इसके बाद थोड़ा सा उसका विकास हुआ, कुछ अलग बात सीखा, और जो बात सीखा वो मध्य पाषाण थोड़ा सा पूरा पाषाण से अंतर होगा। मध्य पाषाण से थोड़ा बेहतर जीवन आपको नवपाषाण में होगा। तो समय के अनुसार मनुष्य के प्रकृति में चेंज आते चला गया, इसलिए पाषाण काल को हम लोग 3 भाग में बांट कर पढ़ते हैं। इससे 3 तरह से सवाल पूछता है कि भारत में कौन सा ऐसा स्थल है जो पूरा पाषाण काल से संबंधित है, कौन सा ऐसा स्थल है जो मध्य पाषाण काल से संबंधित है, कौन सा ऐसा स्थल है जो नवपाषाण से संबंधित है, किस काल में आग का खोज हुआ, किस काल में पशुपालन की शुरुआत हुआ, किस काल में पहिए का आविष्कार हुआ, किस काल में आपको कृषि का आविष्कार हुआ, कृषि का शुरुआत हुआ तो सबसे पहले किस चीज़ का खेती किया गया। ये सब आपको पाषाण काल से सवाल पूछा जाता है। ज़्यादातर आपको स्थल से ही, पुरातात्विक स्थल से ही सवाल पूछा जाता है। लेकिन एक सवाल और पूछा जाता है कि पूरा पाषाण काल को और किस नाम से जाना जाता है, मध्य पाषाण काल को और किस नाम से जाना जाता है। तो आप लोग अगर उच्च परीक्षा की तैयारी की जगह, जैसे बीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, तो उसमें पूरा पाषाण को भी 3 भाग में बांट कर पढ़ा जाता है। थोड़ा सा जान लीजिए, इतना गहराई में वनडे एग्जामिनेशन में थोड़ा पूछता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी प्राप्त कर लेंगे। पूरा पाषाण को कितने भाग में, 3 भाग में। एक होता है उच्च पूरा पाषाण काल, एक होता है मध्य पूरा पाषाण काल। यहाँ पे ऊंच नहीं, शुरू में, बाद में आपको ऊंच होगा। यहाँ पे निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और ऊंच पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को भी कितने भाग में बांटते हैं, 3 भाग में बांटते हैं। 3 भाग कौन कौन है, तो निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल को भी 3 भाग में बांटा जाता है। और इससे एक तरह से और सवाल पूछता है कि बताइए किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है, किस काल को सूक्ष्म पाषाण संस्कृति कहा जाता है, किस काल को कृषि संस्कृति कहा जाता है, किस काल को पॉलिश्ड मृदभांड संस्कृति कहा जाता है। ये सब सवाल आपको पूछा जाता है। तो ये सब के विषय में भी जानेंगे, और बारी बारी से तीनों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको जितना भी पाषाण काल से सवाल पूछता है आपको बनेगा। तो अगर आपको ये समझ में आया होगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार और रिवीजन कर लेते हैं कि भारत में जो पाषाण काल है, स्टोन एज है, उसका हम लोग 3 भाग में विभाजन करते हैं। पहला है पूरा पाषाण, दूसरा है मध्य पाषाण और तीसरा है नवपाषाण। पूरा पाषाण काल, जब धरती पे यहाँ पे भारत में मनुष्य का प्रारंभ हुआ, तो प्रारंभ से लेकर 10,000 बीसी तक। और कब प्रारंभ हुआ, तो 25 लाख बीसी पहले। तो 25 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक क्या कहलाता है, पूरा पाषाण। 10,000 बीसी, 10,000 बीसी से 5500 बीसी तक क्या कहलाता है, मध्य पाषाण। और 5500 बीसी से 3000 बीसी तक क्या कहलाता है, नवपाषाण। और इसके बाद 3000 बीसी के बाद भारत में हड़प्पा सभ्यता का विकास होता है, उद्गम होता है। तो तीसरा टॉपिक हम लोग का है। तो इसके बीच में आपको पाषाण काल मिलता है। यानी कि पाषाण काल कब से कब तक, तो 25 लाख बीसी से लेकर 3000 बीसी तक। तो यहाँ पे आप लोग पाषाण काल का अवधि क्या लिख सकते हैं, 25 लाख बीसी से लेकर लगभग आपको 3000 बीसी तक,
ये आपको जो अवधि है कौन सा काल कहलाएगा, तो पाषाण काल कहलाएगा। अब हम लोग बारी बारी से तीनों के विषय में पढ़ लेते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब बारी बारी से हम लोग पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल से संबंधित जितने भी प्रश्न आज तक पूछे गए हैं और जितना भी प्रश्न पूछने की संभावना है वे सब हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। और कौन सा स्थल पूरा पाषाण से संबंधित है, कौन सा स्थल मध्य पाषाण और कौन सा स्थल नवपाषाण काल से संबंधित है और वहाँ से क्या मिला है, यह भी जानेंगे। ज़्यादातर आपको सवाल पाषाण काल में बन जाएगा, इसलिए ध्यान से वीडियो देखिएगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले पूरा पाषाण के बारे में। पूरा पाषाण काल में जो मनुष्य था आखेटक था। देखिए, शुरुआती जो मनुष्य था, शुरुआती मनुष्य हम लोग के जैसा नहीं था। न कृषि के बारे में जानकारी था वो सबको, न फसल उपजाना जानता था, न ऐसे हम लोग के जैसे पढ़ाई लिखाई सब जानता था, कुछ नहीं जानता था। ये लोग सिर्फ खाना जानता था, शिकार करना जानता था, मतलब आखेटक था, खाना बदोश था। आखेटक का मतलब होता है शिकारी। तो ये सब जो पूरा पाषाण काल का जो मनुष्य था आखेटक था। आखेटक का मतलब शिकारी था, खाना बदोश था। क्या था? खाना बदोश। यानी कि आज संग्रह किया, खाना लाया, खाना खाया, अब कल कैसे होगा कोई अता पता नहीं, कल का कल देखा जाएगा। तो इस तरीके के व्यक्ति को खाना बदोश कहा जाता है। यानी कि खाद्य संग्राहक था, खाद्य इकट्ठा करता था, खाने वाला चीज़ इकट्ठा करता था, वो खाता था, उपजाता नहीं था, उत्पादक नहीं था। तो ये सब खाना बदोश था। खाद्य संग्राहक जिसको बोल सकते हैं, खाद्य संग्राहक था। पूरा पाषाण काल में ही आग का खोज हुआ। कई बार सवाल पूछा जा चुका है कि आग का आविष्कार या आग का खोज पाषाण काल के कौन से भाग में हुआ है, तो पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल जब अंतिम स्थिति में था, तो अंतिम स्थिति में आपको पूरा पाषाण काल में आग का खोज हुआ और अंतिम समय में ही पूरा पाषाण काल में आपको चित्रकारी का भी खोज हो गया और चित्रकारी के साक्ष्य भी कई जगह पे मिले हैं। जैसे चित्रकारी के साक्ष्य आपको मध्य प्रदेश में एक जगह है भीमबेटका। भीमबेटका में बहुत सारे गुफा हैं, वहाँ पे कई गुफाओं में ऐसे ऐसे चित्र मिले हैं जिनका उम्र जब निकाला गया कार्बन डेटिंग विधि द्वारा तो पता चलता है कि इनका उम्र पूरा पाषाण काल के समय का है। इससे हम लोग को पता चलता है कि पूरा पाषाण काल में ही चित्रकारी का शुरुआत हो गया था। तो भारत में चित्रकारी का शुरुआत किस काल में? पूरा पाषाण काल में। आग का खोज किस काल में? पूरा पाषाण काल में। और ये सब जितने भी पूरा पाषाण के हम लोग के साक्ष्य है, 3 जगह से ज़्यादातर मिलते हैं। कौन कौन? सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी और नर्मदा नदी घाटी। सोहन नदी घाटी आपको पाकिस्तान में है, पाक शॉर्ट में लिख देते हैं। सोहन नदी घाटी कहाँ? पाकिस्तान, सिंधु की सहायक। अगली है बेलन नदी घाटी, यूपी में है। बेलन नदी घाटी यूपी और नर्मदा नदी घाटी गुजरात और मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो ये 3 क्षेत्र से आपको एमपी और गुजरात, ये 3 क्षेत्र से आपको पूरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो पूरा पाषाण काल से संबंधित अवशेष कितने जगह से? 3 जगह से, सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी और नर्मदा नदी घाटी। ज़्यादातर जो साक्ष्य है सोहन नदी घाटी से प्राप्त होते हैं, इसलिए पूरा पाषाण काल को सोहन संस्कृति कहा जाता है। ज़्यादातर पूरा पाषाण काल के जो साक्ष्य हैं कहाँ से प्राप्त होते हैं? सोहन नदी घाटी से। इसलिए इस काल को ही क्या कहा जाता है? सोहन संस्कृति कहा जाता है। चित्रकारी के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो भीमबेटका से, और भीमबेटका है कहाँ? तो मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका में बहुत सारे गुफा हैं, 500 से अधिक गुफा हैं और कई काल के उसमें गुफाओं में आपको चित्रकारी के साक्ष्य मिलता है। तो सवाल पूछा जाता है कि बताइए भीमबेटका का संबंध किस काल से है? तो आपको पूरा पाषाण काल से है। ऐसे भीमबेटका में मध्य पाषाण काल के भी चित्रकारी का साक्ष्य मिलता है। तो आपको सोहन नदी घाटी संस्कृति किस काल को कहा जाता है? तो पूरा पाषाण काल को कहा जाता है, इतना याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ उपकरण के नाम लिखे हैं, जैसे हस्त, कुठार, विदारणी और खंडक। 3 प्रकार के ज़्यादातर इस काल में, पूरा पाषाण काल में हथियार हुआ करते थे। अब मनुष्य इस समय का आखेटक है, शिकारी है, तो हथियार का यूज करेगा और जो हथियार होगा किस चीज़ का होगा? तो पत्थर का होगा। बड़े बड़े पत्थर का औजार ये सब बनाया करता था शुरुआती समय में, लेकिन जैसे जैसे आगे दिमाग बढ़ता गया वैसे वैसे पतला और नुकीला और छोटा हथियार करते गया मनुष्य। इसलिए तो कई काल में बांटा जाता है पाषाण काल को। तो शुरुआती मनुष्य बहुत बड़े बड़े पत्थर के हथियार का प्रयोग करता था
और 3 तरह के हथियार का यूज करता था। एक हस्त कुठार जिसे हैंड एक्स बोलते हैं, अगला बिदारणी जिसे क्लीवर बोलते हैं, और अगला है खंडक जिसे चॉपर बोलते हैं। तो ये 3 प्रकार के हथियार का प्रयोग किस काल में किया जाता था? तो पूरा पाषाण काल में। आपको हस्त कुठार एक पत्थर के कुल्हाड़ी जैसा बनाया रहता था, उसको हाथ से पकड़ के आपको काटा जाता था मांस, हस्त कुठार इसको बोलेंगे, जिसको हैंड एक्स कुल्हाड़ी भी बोला जाता है, हस्त कुल्हाड़ी। अगला है बिदारणी, फाड़ने के लिए, कोई चीज़ फाड़ने के लिए आपको बिदारणी का प्रयोग किया जाता था, जो पत्थर का ही रहता था। अगला है खंडक, कोई चीज़ को टुकड़ा करने के लिए, काटने के लिए खंडक होता था, चॉपर होता था। चॉप मतलब होता है काटना। तो चॉपर यानी कि खंडक का प्रयोग भी किस काल में होता था? तो पूरा पाषाण काल में होता था। आग का खोज किस काल में हुआ? पूरा पाषाण काल में। स्वर्ण संस्कृति किसे कहते हैं? पूरा पाषाण काल को कहते हैं। चित्रकारी का शुरुआत किस काल में हुआ? पूरा पाषाण में हुआ। और चित्रकारी के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो मध्य प्रदेश के भीमबेटका के गुफाओं से मिलते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखना है कि भारत में पूरा पाषाण काल का जो सबसे पहला जो साक्ष्य है वह तमिलनाडु में एक जगह है पल्लवरम, मद्रास के निकट है, चेन्नई के निकट है पल्लवरम। तो पल्लवरम जो जगह है, पल्लवरम से ही सबसे पहला बार पूरा पाषाण काल का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। और क्या मिला था? हस्त कुठार प्राप्त हुआ था। हाथ से चलाने वाला जो कुल्हाड़ी होता है, हाथ पकड़ के ऐसे पत्थर को पकड़ के चलाने वाला जो कुल्हाड़ी पत्थर का हस्त कुठार, वह प्राप्त हुआ था। और यह खोजने वाले व्यक्ति का नाम था रॉबर्ट ब्रूस फुट। और कब खोजा गया? तो 1863 में खोजा गया। तो पूरा पाषाण काल से संबंधित जितने भी तथ्य थे आपको बता दिए। एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए कि इस समय मनुष्य कैसा था? आखेटक था, खाना बदोश था, यानी कि शिकारी था और खाना इकट्ठा करता था शिकार करके। और शिकार करने के लिए किस चीज़ का हथियार? तो पत्थर का। और पत्थर के हथियार कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? तो हस्त कुठार, बिदारणी और खंडक। और ये तीनों प्रकार के हथियार ज़्यादातर कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? 3 नदी घाटी से। एक सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी और नर्मदा नदी घाटी। ज़्यादातर कहाँ से? तो सोहन नदी घाटी से। इसलिए पूरा पाषाण काल नाम का एक और नाम क्या है? सोहन संस्कृति या सोहन नदी घाटी संस्कृति। और पूरा पाषाण काल से संबंधित प्रथम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ? तो चेन्नई के निकट आपको एक जगह है पल्लवरम। यहाँ से मिला क्या? तो हस्त कुठार मिला, हैंड एक्स प्राप्त हुआ। और प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट। और कब खोजा गया? तो 1863 में खोजा गया। तो ये रहा आपको पूरा पाषाण काल के बारे में जानकारी। अगला हम लोग को पढ़ना है मध्य पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में जो ये तीनों हथियार थे बहुत बड़े बड़े पत्थर के हुआ करते थे, बड़ा बड़ा पत्थर का उपयोग किया जाता था। लेकिन जब मनुष्य का थोड़ा दिमाग विकसित होने लगा, विकास करने लगा, तो ये सबका दिमाग में आने लगा कि मांस को काटने के लिए, फाड़ने के लिए बड़ा हथियार का यूज नहीं होता है। बड़ा हथियार से मार के तो जानवर को जान मार दे रहे हैं, बेहोश कर दे रहे हैं, जान मार दे रहे हैं, लेकिन मांस काटने के लिए, फाड़ने के लिए छोटा हथियार की ज़रूरत पड़ रहा है। तो जैसे जैसे मनुष्य का ज़रूरत बढ़ता गया, दिमाग बढ़ता गया, तो मनुष्य अपना हथियार का आकार छोटा करता गया। और मध्य पाषाण काल में हथियार जो है मनुष्य का 1 से 5 सेंटीमीटर के बीच में होने लगा, मतलब बहुत छोटा, अंगुली के मात्र अंगुली जितना बड़ा आपको हथियार होने लगा। किस काल में? तो मध्य पाषाण काल में। इसलिए मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है। माइक्रो मतलब छोटा, लिथ मतलब पत्थर। जिस काल में पत्थर के औजार छोटा हो गए उस काल को ही मध्य पाषाण काल या माइक्रोलिथ कहा गया। हिंदी में क्या कहा गया? सूक्ष्म पाषाण संस्कृति। तो 2 चीज़ याद रखिएगा, पूरा पाषाण को कहते हैं सोहन संस्कृति और मध्य पाषाण को बोलते हैं सूक्ष्म पाषाण संस्कृति, और इंग्लिश में बोला जाता है माइक्रोलिथ। तो 2-3 चीज़ें पक्का आपको याद ही रखना है। अब देखिए, मनुष्य पूरा पाषाण काल में आखेटक था, खाना बदोश था, मतलब शिकार करता था और खाना खाता था, खाद्य संग्राहक था, उत्पादक नहीं था। सेम आपको मध्य पाषाण काल में भी था, आखेटक ही था। इस समय भी मनुष्य कैसा था? आखेटक था और खाद्य संग्राहक था, खाना बदोश था। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बदलाव होता है, और इस समय मनुष्य पशुपालन का शुरुआत करता है। इस समय मनुष्य क्या करता है? पशुपालन का प्रारंभ करता है। और आप लोग को भी पता होगा कि भारत में सबसे पहले मध्य पाषाण काल में किस जानवर को पालतू बनाया गया? तो कुत्ता को। सबसे पहले किसको बनाया गया पालतू? कुत्ता को बनाया गया। और कुत्ता को पालतू बनाया गया, ये हम लोग को कहाँ से पता चलता है? तो 2 जगह पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। कौन कौन? एक आदमगढ़ और एक है बागौर। तो
दो तरह से सवाल पूछता है। बताइए भीमबेटका का संबंध किस काल से है? पूरा पाषाण। बताइए मदहा, महदहा, बागौर, आदमगढ़, इस सब का संबंध आपको किस काल से है? मध्य पाषाण काल से। एक और सवाल पूछेगा कि बागौर से क्या प्राप्त हुआ? तो पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त हुआ। भारत में पशुपालन का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य दो जगह से प्राप्त होता है, एक बागौर और एक आदमगढ़। आदमगढ़ आपको एमपी में है और बागौर आपको राजस्थान में है। तो बताइए आदमगढ़ और बागौर का संबंध किस काल से? मध्य पाषाण काल से। आदमगढ़ किस राज्य में? मध्य प्रदेश। बागौर किस राज्य में? राजस्थान। दोनों जगह से क्या प्राप्त हुआ है? पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगला है आपको महदहा। महदहा कहाँ है? तो यूपी में है। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? तो यहाँ थोड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है आपको, समाधान। समाधान मतलब शव का अंतिम संस्कार करने का यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुआ है। एक और जगह है आपको सराय नहर, जो ये भी आपको यूपी में है। एक है दमदमा, ये भी आपको यूपी में है। तो सराय नहर और महदहा दो जगह से आपको समाधान, पूरा पाषाण काल में समाधान का साक्ष्य कहीं नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन मध्य पाषाण काल में आदमी अंतिम संस्कार जान गया था कि क्या कैसे अंतिम संस्कार करेंगे। तो सराय नहर और महदहा में कई जगह पे लाश को दफनाया हुआ मिला है, अच्छे से लाश को दफनाया हुआ मिला है, जोड़े में भी लाश को दफनाया हुआ मिला है। तो सराय नहर और महदहा दोनों यूपी में है और दोनों जगह से क्या प्राप्त हुआ है? तो समाधान मतलब अंतिम संस्कार, कंकाल। सिलबट्टा कहाँ से प्राप्त हुआ है? महदहा। जानवर के अधजले हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुए हैं? महदहा। यानी कि इस समय तक मनुष्य आग का खोज तो कर लिया था पूरा पाषाण में ही, और उससे जानवर को पका कर खाने लगा था। अब जानवर को पका कर खाने लगा तो बर्तन का भी आविष्कार इस समय हो जाना चाहिए, और हुआ भी। इस समय बर्तन का भी आविष्कार हो गया। और चौपानी मांडो एक यूपी में जगह है, चौपानी मांडो। चौपानी मांडो से मध्य पाषाण काल के हम लोग के बर्तन के साक्ष्य प्राप्त होता है। तो बर्तन का साक्ष्य, बर्तन का शुरुआत सबसे पहले किस काल में? मध्य पाषाण काल में। और इसका साक्ष्य कहाँ प्राप्त होता है? तो चौपानी मांडो। चौपानी मांडो है किस राज्य में? तो यूपी में है। तो ये सभी आपको आदमगढ़ हो गया, बागौर हो गया, महदहा हो गया, दमदमा हो गया, सराय नहर, चौपानी मांडो, इन सभी स्थलों का संबंध किस काल से? मध्य पाषाण काल से। और इन सभी स्थलों से प्राप्त क्या क्या हुआ? एक नज़र में और देख लीजिए। आदमगढ़ बागौर से आपको पशुपालन, महदहा और सराय नहर से समाधान, सिलबट्टा महदहा से जानवर के अधजले हड्डियां महदहा से, और एक बच गया आपको दमदमा। दमदमा से हड्डी का आभूषण प्राप्त हुआ है। हड्डी का आभूषण मतलब गहना, हड्डी का सजावट के रूप में, गहना के रूप में प्रयोग करता था ये सब। तो इसका भी साक्ष्य कहाँ से मिला है? दमदमा से मिला है। अगला है नौपाषाण काल। तो नौपाषाण काल जो है ये दोनों से थोड़ा सा हटकर है। पूरा पाषाण काल में मनुष्य आग का खोज कर लिया, लेकिन उस समय खाना बदोश था, आखेटक था, शिकारी ही था। लेकिन नौपाषाण काल में थोड़ा सा चेंज आता है। पूरा पाषाण और मध्य पाषाण में आखेटक, खाना बदोश, आखेटक, खाना बदोश था, लेकिन थोड़ा सा आपको चेंज आएगा नौपाषाण काल में। थोड़ा सा क्या, बहुत ही कह सकते हैं इसको। नौपाषाण काल में मनुष्य जो है आखेटक तो है, शिकारी तो है, शिकार तो करता है, लेकिन इस समय मनुष्य एक चीज़ और सीख गया, वह है कृषि। तो कृषि का शुरुआत किस काल में? नौपाषाण काल में। पहिया का शुरुआत किस काल में? नौपाषाण काल में। मृदभांड, मृदभांड मतलब मिट्टी का बर्तन बनाना। मिट्टी के एक घड़ा के जैसा बर्तन हुआ करता था, मिट्टी के एक घड़ा के जैसा थोड़ा सा ऐसे बर्तन हुआ करता था, जिसका उपयोग अनाज रखने के लिए हुआ करता था। तो इसके मृदभांड का निर्माण का शुरुआत, मृदभांड के निर्माण का शुरुआत किस काल में हुआ? नौपाषाण काल में हुआ। देखिए बर्तन के साक्ष्य आपको चौपानी मांडो यानी मध्य पाषाण से ही मिलने लगते हैं, लेकिन बर्तन में भी एक खास बर्तन है मृदभांड। तो मृदभांड का साक्ष्य पहली बार कहाँ, किस काल में मिलते हैं? तो नौपाषाण काल में। कृषि का शुरुआत, कृषि का शुरुआत किस काल में हुआ? तो नौपाषाण काल में। इसलिए नौपाषाण काल को कृषि संस्कृति और मृदभांड संस्कृति कहा जाता है। एक चीज ध्यान दीजिए, पूरा पाषाण काल को हम लोग सोहन संस्कृति बोलते हैं, मध्य पाषाण काल को हम लोग सूक्ष्म पाषाण संस्कृति या माइक्रोलिथ बोलते हैं। उसी प्रकार से नौपाषाण काल को हम लोग कृषि संस्कृति और मृदभांड संस्कृति बोलते हैं। एक और इसका नाम है, और वह है पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति। इस समय तक मनुष्य यह जान गया था
कि कौन सा पत्थर है जिसका हम लोग एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग कर सकते हैं, उसको पजा सकते हैं, उसको हम लोग शार्प कर सकते हैं, रगड़ कर पॉलिश करके हम लोग उसको तेज कर सकते हैं धार को। तो उस प्रकार के हथियार का यूज इस काल में होने लगा, इसलिए इस काल को, नवपाषाण काल को पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति कहा जाता है। तो पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति, कृषि संस्कृति और मृदभांड संस्कृति, यह तीनों संस्कृति किसका एक और नाम है? नवपाषाण काल का। तो नवपाषाण काल का 3 नाम आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। इस काल में कृषि का आविष्कार हुआ, इस काल में पहिया का आविष्कार हुआ। 2 चीज़ आपको याद रखना है। किस काल में कृषि का आविष्कार हुआ? तो नवपाषाण काल में। किस काल में पहिया का आविष्कार हुआ? तो नवपाषाण काल में। किस काल में मनुष्य पशुपालन का शुरुआत किया? तो मध्यपाषाण काल में। किस काल में मनुष्य आग का खोज कर लिया? तो पुरापाषाण काल। चित्रकारी किस काल में? तो पुरापाषाण काल। ये सभी आपको याद रखना है। मिट्टी के बर्तन बनाने का शुरुआत किस काल में? तो मध्यपाषाण काल। इतना सब याद रखना है। तो कृषि का शुरुआत और पहिए का आविष्कार दोनों किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में हुआ। अब देखिए, नवपाषाण कालीन स्थल के बारे में पढ़ना है कि नवपाषाण काल के साक्ष्य किस किस स्थल से प्राप्त होते हैं हम लोग को। तो यहाँ पे 8-9 स्थल के नाम आपको लिखे हैं, इधर जगह नहीं है तो आपको बताते चले जाएंगे। अगर आपको ये सब अच्छा लगता है, इम्पोर्टेंट लगता है तो आप नोट कर सकते हैं। कि जैसे हम मेहरगढ़ के बारे में बताएंगे कि मेहरगढ़ से क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पे क्या साक्ष्य मिला है, तो आपको अगर महत्वपूर्ण लग रहा है तो नोट कर लीजिएगा। ऐसे मेरे अनुसार तो महत्वपूर्ण ही है। तो देखिए, नवपाषाण काल से संबंधित पहला जो पुरातात्विक स्थल है वह है मेहरगढ़। मेहरगढ़ आपको पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में एक राज्य है बलूचिस्तान, प्रांत है बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान में ही आपको स्थित है मेहरगढ़। और मेहरगढ़ में भारत में सबसे प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से क्या मिले हैं? तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। भारत में पहला बार अगर कृषि कहीं किया गया तो वह जगह है मेहरगढ़। पहले तो पाकिस्तान भारत में ही था, तो भारत में पहला बार कृषि का साक्ष्य किस जगह से? तो मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ अभी कहाँ है? पाकिस्तान में। किस प्रांत में? तो बलूचिस्तान प्रांत में। और सबसे पहले खेती हुआ तो किस फसल का हुआ? तो जौ, गेहूँ और कपास का। जौ, गेहूँ और कपास, ये तीनों फसल का उपयोग सबसे पहले कृषि के लिए हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो मेहरगढ़ में हुआ था। दूसरा जगह का नाम लिखे हैं हम लहुरा देव। लहुरा देव कहाँ है? तो यूपी में है। और एक जगह है कोल्डिहवा। 2 चीज़ में हमेशा स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज हो गया है। लहुरा देव और कोल्डिहवा। पहले के बुक में रहता था कि कोल्डिहवा में चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, लेकिन कोल्डिहवा से भी पहले चावल का खेती, मतलब धान का खेती, लहुरा देव में हो चुका था। तो लहुरा देव में धान का खेती का प्राचीनतम साक्ष्य अब के अनुसार हो गया है, अपडेटेड है। तो लहुरा देव में धान का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। और उसके बाद धान का प्राचीनतम साक्ष्य, धान कहिए या चावल कहिए एक ही चीज़ है। तो धान का उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ? लहुरा देव से। उसके बाद कहाँ? कोल्डिहवा से। लहुरा देव में लगभग 6500 BC पहले चावल का खेती किया गया था, लेकिन कोल्डिहवा में लगभग जो चावल मिला उसका उम्र लगभग 6000 BC है। तो इसका 6500 BC है, 6000 BC, तो पुराना कौन हुआ? तो लहुरा देव हुआ। तो लहुरा देव में सबसे पहले चावल की खेती यानी धान की खेती किया गया था। और दोनों जगह किस राज्य में है? तो यूपी में है। अगला आपको है चिरांद। चिरांद बिहार में सारण जिला में है। तो सारण जिला में आपको जो चिरांद है, चिरांद में क्या मिला ऐसा? तो इस समय तक, नवपाषाण काल तक, मनुष्य हड्डी का हथियार भी बनाने लगा था, हड्डी का औजार बनाने लगा था। और हड्डी में भी खास करके हिरण के सींग का। तो हिरण के सींग का हथियार जितना भी मिला है ज़्यादातर चिरांद से मिला है। हिरण के हड्डी का हथियार कहाँ से प्राप्त हुआ है? चिरांद से प्राप्त हुआ है। और चिरांद कहाँ है? बिहार के सारण जिला में है। तो इतना आपको याद रखना है। अगला है बुर्जहोम। आपको बुर्जहोम बहुत महत्वपूर्ण है, गुफकराल भी महत्वपूर्ण है। जितना आपको स्थल लिखाया हुआ है सब महत्वपूर्ण ही है। बुर्जहोम आपको जो है एक ऐसा नवपाषाण कालीन स्थल है जो जम्मू कश्मीर में है। और यहाँ से कुत्ते के साथ मनुष्य को दफनाने का साक्ष्य मिला है। कुत्ते के साथ मनुष्य, कुत्ते के साथ मनुष्य, कुत्ते के साथ मनुष्य को दफनाने का साक्ष्य कहाँ मिला है? बुर्जहोम से मिला है। अभी आपको बताया कि इस काल में मनुष्य क्या बनाना शुरू कर दिया था? मृदभांड। इसलिए इस काल को क्या बोलते हैं? नवपाषाण काल। तो हम लोग को कहीं तो मृदभांड मिला होगा,
तो मृदभांड आपको मिलता है गुफकराल से। मृदभांड का साक्ष्य कहाँ से मिलता है जी? गुफकराल से मिलता है। बुर्जहोम से एक चीज और याद रखिएगा, गर्तावास। गर्तावास क्या होता है? तो लोग गड्ढा में घर बनाकर रहा करता था। जम्मू कश्मीर में सब ठंडा ज़्यादा, ठंडा में धरती के अंदर में घर बनाइए तो गर्मी मिलेगा, इसलिए गर्तावास मतलब गर्त मतलब गड्ढा में आवास, गड्ढा में घर बनाकर बुर्ज होम में रहने का प्रचलन था। तो बुर्ज होम में आपको दो चीज़ याद रखना है, एक तो कुत्ते के साथ मनुष्य का साक्ष्य और एक गर्तावास का साक्ष्य। गुफकराल में क्या याद रखना है? तो यहाँ से मृदभांड प्राप्त हुआ है और यहाँ भी गर्तावास प्राप्त हुआ है। तो दो जगह आपको है जम्मू कश्मीर में जिसमें बुर्ज होम और गुफकराल है। बुर्ज होम से कुत्ते के साथ मनुष्य और गर्तावास, और गुफकराल से मृदभांड, इतना याद रखना है। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। मेहरगढ़ में सबसे पहले कृषि का साक्ष्य, लगभग 7000 BC के पूर्व के कृषि का साक्ष्य मिलता है। और कौन कौन? जौ, गेहूं, कपास, 3 चीज का खेती का साक्ष्य मिलता है। लहुरादेव में प्राचीनतम चावल के खेती का साक्ष्य, उसके बाद कुलडीहवा। चिरांद में हिरण के सिंह का हथियार का साक्ष्य मिला है। बुर्ज होम में आपको कुत्ते के साथ मनुष्य का कंकाल प्राप्त हुआ है, गर्तावास प्राप्त हुआ है। गुफकराल में आपको मृदभांड प्राप्त हुआ है और अतिरमपक्कम में आपको तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है? अतिरमपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में। तांबा का कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो अतिरमपक्कम से। इसका मतलब है कि मनुष्य तांबा का खोज किस काल में कर लिया? नवपाषाण काल में। तो यह भी आपको याद रखना है कि तांबे का खोज किस काल में हुआ? तो नवपाषाण काल में हुआ। और तांबा का सबसे पहले कुल्हाड़ी जो है कहाँ से प्राप्त हुआ? तो अतिरमपक्कम। अतिरमपक्कम किस राज्य में? तमिलनाडु में। दो और बचा, एक है संगनकलू और एक है पिकलीहल। संगनकलू से शंख का ढेर प्राप्त हुआ है। संगनकलू से शंख जो बजाने वाला होता है, पंडित जो लोग बजाते हैं, पंडित जी लोग पूजा के समय, तो वही शंख। एक जगह पे शंख का पूरा ढेर प्राप्त हुआ है। और कहाँ से प्राप्त हुआ है? संगनकलू से। संगनकलू है कहाँ? तो कर्नाटक में है। पिकलीहल भी कहाँ है? कर्नाटक में है। और पिकलीहल से राख का ढेर प्राप्त हुआ है। राख, किसी लकड़ी में, किसी चीज़ में आग लगाइएगा तो राख बचेगा ना, तो राख का टीला कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो पिकलीहल से। और पिकलीहल किस राज्य में है? कर्नाटक में है। तो ये आपको जितना 9 स्थल है किस काल से संबंधित है? नवपाषाण काल से संबंधित है। तो 3 तरह से सवाल आपको पूछेगा कि मेहरगढ़ का संबंध किस काल से है? पुरापाषाण? नहीं। मध्यपाषाण? नहीं। नवपाषाण? हाँ। अच्छा, मेहरगढ़ है कहाँ? पाकिस्तान। किस प्रांत में? बलूचिस्तान प्रांत में। मेहरगढ़ से क्या प्राप्त हुआ है? कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य। कृषि में क्या क्या? तो जौ, गेहूं और कपास। इस प्रकार से सभी आपको लिख लेना है, याद कर लेना है। और अगर मेरा मेहनत पसंद आया हो तो आप लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा। पाषाण काल हुआ आपको खत्म। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के विषय में। तो अगर आपको वो पसंद आया हो वीडियो तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।